गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त होते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत में 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कल 26 जनवरी थी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत का 73वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2022 को मनाया गया। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1950 में 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र घोषित करते हुए एक संप्रभु राज्य बन गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षक वार्षिक परेड है, जो राजपथ दिल्ली से शुरू होती है और इंडिया गेट पर समाप्त होती है। इस वर्ष का उत्सव विशेष है क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार और वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9% से। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आईएमएफ क्या होता है फ्रेंड्स? वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या जिसे हम हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से भी जानते हैं। तो इसी ने ही 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को घटाकर 9% कर दिया है। आईएमएफ ने अक्टूबर 2021 में भारत के लिए 9.5% जीडीपी की वृद्धि का अनुमान लगाया था। आईएफए में अगले वित्त वर्ष 2023 के लिए पूर्व अनुमान 7.1% रखा गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परम विशिष्ट सेवा पदक। ये नीरज चोपड़ा के लिए पुरस्कार दिया गया है और नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा निशानेबाज अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले केवल दूसरे भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स के साथ सूबेदार हैं। नीरज चोपड़ा को खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में विशिष्ट सेवा पदक दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 व्यक्तियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के जवानों और अन्य को 12 स्वर्ण चक्र प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य को 384 वीरता और अन्य रक्षा अलंकरणों के पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक, 53 अति विशिष्ट सेवा पदक, 13 युद्ध सेवा पदक, 122 विशिष्ट सेवा पदक और 81 सेना पदक और 2 सेना पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। अब कौन कौन है ए व बी में? तो जय भीम और मराक्कर
अरेबिक दलित सिंघम। इन दोनों के लिए ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज जो एकेडमी पुरस्कार का आयोजन करती है ने 2022 के लिए पुरस्कारों के लिए पात्र 276 फिल्मों की सूची जारी की है। तमिल लीगल ड्रामा जय भीम और मोहनलाल की मलयालम फिल्म मराक्कर अरेबिक दलित सिंघम 94वें अकादमी पुरस्कारों में नामांकित होने वाली भारतीय फिल्में हैं। यह पुरस्कार 27 मार्च 2022 को दिए जाएंगे तथा इन पुरस्कारों की घोषणा 8 फरवरी को की जाएगी। अकादमी पुरस्कार फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन काम करने की अनुमति दी है। इसने अंशदायी पेंशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य की हिस्सेदारी को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। महिला सुरक्षा के लिए एक मजबूत कदम के रूप में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ में कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो कौन कौन से हैं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कितने नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13 नए जिलों के निर्माण के लिए हरी झंडी दी है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिलों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ आंध्र प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। आंध्र प्रदेश में कुल 24 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को जिलों में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसमें विशाखापट्टनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में विभक्त किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और पोलावरम बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेंच G20 शेरपा इमैनुअल बोनी के साथ मीटिंग किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल ने की थी। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब पीयूष गोयल कौन है? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं वर्तमान में पीयूष गोयल। इन्हीं ने 25 जनवरी 2022 को फ्रांस के G20 शेरपा इमैनुअल बोनी के साथ एक आभासीय बैठक की। पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। भारतीय 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में G20 लीडर्स समिट की भी आयोजित करेगा। G20 समूह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास और जलवायु परिवर्तन सामंजस्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट ने किए हैं। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट ने फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सामाजिक वाणिज्य, पुनर्विक्रेताओं को उत्पाद अनुशंसा और उपभोक्ता उत्पाद अन्वेषण यात्रा के क्षेत्रों में सहयोग करेगा। फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुलरटन इंडिया ने MSMEs को डिजिटल ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम के साथ की है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। फुलरटन इंडिया और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड जो पेटीएम ब्रांड का मालिक है, ने व्यापारी भागीदारों और उपभोक्ताओं को
उधार उत्पादन प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी के साथ दो स्थापित संस्थान नए से क्रेडिट उपयोगकर्ताओं को क्रेडिट लाने के लिए डेटा संचालित अंतर्दृष्टि और व्यापक पहुंच का लाभ उठाएंगे। उनका लक्ष्य ग्राहक भुगतान व्यवहार और इस सेगमेंट की समझ के फुलरटन के वर्षों के अनुभव का उपयोग करके अभिनव व्यापारी ऋण उत्पादों का सह निर्माण करना है। फुलरटन की गहरी जोखिम मूल्यांकन क्षमताओं और पैमाने का उपयोग करते हुए यह कार्यक्रम पेटीएम प्लेटफॉर्म पर लाखों उपभोक्ताओं को पेटीएम पोस्टपेड की पेशकश करेगा। फुलरटन इंडिया के सीईओ शांतनु मिश्रा हैं। इसकी स्थापना 1994 में हुई और मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीजीसीए ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख का जुर्माना लगाया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। नगर विमानन महानिदेशालय ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये कोलकाता में स्थित है। यह जुर्माना रनवे की रखरखाव की उपेक्षा कर सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दमदम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भीड़ को कम करने के उद्देश्य से कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में एक दूसरा हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। अब नागरिक विमानन महानिदेशालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। नगर विमानन मंत्री कौन है? तो ये वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम सोलंकी। और भी पॉइंट जान लेते हैं। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज विक्रम सोलंकी ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच का पद छोड़ दिया है। और विक्रम सोलंकी आईपीएल में नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के साथ जुड़ सकते हैं। सोलंकी पहली बार साल 2013 में शरे में एक खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए और सभी फॉर्मेट में 2400 रन बनाए। उन्होंने साल 2016 में रेयान पटेल, ओली पोप और अमर विर्दी को बेहतरीन खिलाड़ी बनाने के लिए एक कोच के रूप में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में देती है। तो देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने को मंजूरी दे दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमिका में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है। तो देख लेते हैं और भी पॉइंट्स। रियो जियो प्लेटफॉर्म्स ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जियो प्लेटफॉर्म और ओलू विश्वविद्यालय हवाई और अंतरिक्ष संचार, होलोग्राफिक, बीम फार्मिंग, साइबर सुरक्षा, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक और फोटोनिक्स में 3D कनेक्टेड इंटेलिजेंस के अनुसंधान और विकास में सहयोग करेंगे। यह सहयोग रक्षा, ऑटोमोटिव, वाइट गुड्स, औद्योगिक मशीनरी, उपभोक्ता सामान, कुशल विनिर्माण, नोवेल व्यक्तिगत स्मार्ट डिवाइस वातावरण, शहरी कंप्यूटिंग,
और स्वायत्त यातायात सेटिंग्स जैसे अनुभवों में 6G सक्षम उत्पादों के साथ योग्यता विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है कि हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। तो देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के और भी पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया देश में हाल ही में 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हो गया है। यह बिल वयस्कों को ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन धमकाने के मामले की रिपोर्ट ई सेफ्टी कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट को करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के साथ ई सेफ्टी कमिश्नर को सोशल मीडिया वेबसाइटों को ऑस्ट्रेलियाई वयस्कों के खिलाफ बुलिंग से संबंधित सामग्री को हटाने का आदेश देने का अधिकार है। इस प्रकार की सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें 5,55,000 अमेरिकी डॉलर तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये करंट अफेयर के वीडियोस फ्रेंड आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि अब हर एग्ज़ाम में करंट जीएस जीके आता है। तो आपको ऐसा तो नहीं है ये सारी चीज़ें एक बार में याद नहीं हो पाती हैं करंट प्लस जीके, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है इनका। तो इसीलिए यदि आप डेली के डेली कवर करेंगे तो डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स याद होती जाएगी और आपको एग्ज़ाम के लिए एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।